स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की जो हिंदी माध्यम की श्रृंखला हम लेकर चल रहे थे, उसमें ये अगला वीडियो है। इसमें हम पर्यावरण के प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण के प्रदूषण का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि हमारे पर्यावरण को किस प्रकार के प्रदूषकों से खतरा है और उससे निजात पाने के लिए हमें क्या करना है। तो हम आगे बढ़े इससे पहले कुछ आवश्यक जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में, आइए पहले उसे देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स हैं। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है और ये सारे कोर्सेज वर्तमान में टेलीग्राम के माध्यम से चलते हैं। अगर आप इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं और घर बैठे अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए जो मोबाइल नंबर है, 2 फोन नंबर आपको दिख रहे हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। फोन या व्हाट्सएप के जरिए वहां आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान कर दिया जाएगा। इसके अलावा फ्री इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो 2 विकल्प आपके पास है। एक तो टेलीग्राम चैनल है, दूसरा यूट्यूब है। टेलीग्राम पर ओनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारा चैनल चलता है, उसे आप अवश्य ही ज्वाइन करिए। वहां जितनी भी सूचनाएं और सुविधाएं आपको मिलेंगी वह पूरी तरह से निःशुल्क होंगी और उसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है। इसके अलावा वो आपको हमेशा अद्यतन रखेंगी, आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। यूट्यूब जो माध्यम है उस पर आपको जितने भी वीडियोज मिलते हैं वो सभी पूरी तरह से निःशुल्क होते हैं, फ्री होते हैं, हमेशा थे, हैं और रहेंगे, ऐसी हमारी प्रतिबद्धता है। आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। इसे देखिए, सुनिए और इससे नोट्स बनाइए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। शेयर करने से ये दूसरों तक पहुंचेंगे और दूसरों के लिए भी फायदेमंद होंगे। ये सब कुछ बातें थी, अब चलते हैं आगे। सबसे पहले दिखाई देती है पर्यावरण की परिभाषा, मतलब भौतिक पर्यावरण की यहाँ पर परिभाषा दी है। और भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत जल का पर्यावरण, वायु का जो क्षेत्र है वो और जमीनी क्षेत्र, ये तीनों ही आते हैं। तीनों को मिलाकर यहाँ बनता है भौतिक पर्यावरण। और इसके लिए कुछ सामग्रियों के अतिरिक्त अत्यधिक परिवर्धन के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। मतलब इन क्षेत्रों के लिए भौतिक पर्यावरण की अगर हम परिभाषा देखें तो इन क्षेत्रों में कुछ सामग्रियों को अगर निकाल दिया जाए तो बाकी जितना क्षेत्र इसमें आता है, जितनी चीजें आती हैं, वो सब इसी पर्यावरण का हिस्सा है, यानी भौतिक पर्यावरण का भाग है, जो इसे जीवन के लिए कम अनुकूलित या अयोग्य बनाता है। मतलब कुछ चीजों को जिन्हें हमने निकाल दिया, ये जो कुछ सामग्रियां आपको दिख रही है, ये असल में क्या है? प्रदूषक है। ये प्रदूषित करने वाली सामग्रियां हैं। इनको अगर हम बाहर कर दें तो बाकी जितनी चीजें जलवायु और भूमि के अंतर्गत आती हैं वो सब पर्यावरण का हिस्सा है। अब प्रदूषक क्या होते हैं? जिन सामग्रियों के बारे में हमने चर्चा की, असल में वो है क्या? तो प्रदूषक ऐसे पदार्थ या कारक हैं जो पर्यावरण के किसी घटक की प्राकृतिक गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर डालते हैं, मतलब बुरा प्रभाव डालते हैं, उसे नष्ट करते हैं या खराब करते हैं। तो प्रदूषक का मतलब क्या? जो प्रदूषण फैलाएं। और प्रदूषण फैलाना मतलब किसी चीज को खराब कर देना, गंदा कर देना, बेकार कर देना। तो वही काम ये पदार्थ करते हैं। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, प्रदूषक के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्रदूषकों की एक बड़ी रेंज है। चूंकि प्रदूषण काफी व्यापक पैमाने पर फैला हुआ है, तो इनका अगर हम वर्गीकरण करने लगेंगे, प्रदूषण का वर्गीकरण नहीं हो रहा है, प्रदूषकों का वर्गीकरण हो रहा है, तो उनके वर्गीकरण के क्रम में जब हम उन्हें बांटने लगेंगे तो इसमें मुख्य रूप से जो प्रकार हमें दिखाई देंगे वह है प्राथमिक प्रदूषक। ये प्राथमिक स्तर के प्रदूषक होते हैं। इसके बाद द्वितीयक प्रदूषक। ये 2 प्रकार किस प्रकार के हैं? मतलब वर्गीकरण में यहाँ पर जो बंटवारा किया गया है उसका विभाजन करने का ऐसा तरीका है कि पहले वाले हिस्से में इन दोनों को रखा गया है। और पहला वाला हिस्सा है पर्यावरण में जारी होने के बाद वे जिस रूप में बने होते हैं या जिस रूप में बने रहते हैं, उसके हिसाब से उनका नाम अगर रखा जाए तो इन्हें 2 भागों में करके हम देखते हैं। एक तो प्राथमिक प्रदूषक है और दूसरा द्वितीयक प्रदूषक है। प्राथमिक है और द्वितीयक है। इसके बाद अगले नंबर पर अगर चले तो प्रकृति में इनके अस्तित्व के हिसाब से भी इन्हें बांटा जा सकता है। इनका जो विभाजन है, वर्गीकरण है, वो अलग अलग मानदंडों के हिसाब से किया जा रहा है। तो प्रकृति में इनका जो अस्तित्व है, इनका जो वजूद है, उसके हिसाब से अगर इनका बंटवारा किया जाए तो यहाँ पर मात्रात्मक प्रदूषक होंगे और गुणात्मक प्रदूषक होंगे। मात्रा के हिसाब से प्रदूषकों की यहाँ पे वर्गीकरण की चीज की गई है और जो गुणात्मक प्रदूषक हैं उनकी बात कही गई है। ये जो गुणात्मक प्रदूषक होते हैं ये प्राकृतिक रूप से उपस्थित नहीं होते, ये मानव निर्मित होते हैं। मनुष्य इन्हें बनाता है और ये मनुष्य के ही क्रियाकलापों से प्रकृति से मिल जाते हैं और प्रकृति का विनाश करते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो वर्गीकरण है प्रदूषकों का, उसमें निपटान की प्रकृति के आधार पर इन्हें बांटा गया है। इनका निपटान कैसे किया जाए, मतलब इन्हें पूरी तरह से सॉल्व कैसे किया जाए, समाप्त कैसे किया जाए। प्रदूषकों को समाप्त करना, उन्हें फिर से रिसाइकिल करके प्रकृति के अनुकूल बनाना या समाप्त करके अपघटित कर देना, ये बड़ी चुनौती होती है।
और हर प्रकार के प्रदूषक अब घटित होने योग्य नहीं होते, उनका निम्नीकरण संभव नहीं होता, जैसे कि प्लास्टिक। तो यहाँ पर उसी हिसाब से प्रदूषकों का बंटवारा किया गया है। एक तो जैव निम्नीकृत प्रदूषक है, जो कि छोटे छोटे बैक्टीरिया या अन्य जीवों के द्वारा निम्नीकृत हो जाते हैं, यानी उनका सरल अणुओं में विभाजन हो जाता है और वो प्रकृति में घुलनशील हो जाते हैं। और दूसरे होते हैं अजैव निम्नीकृत। अजैव निम्नीकृत का मतलब है कि ये जैविक क्रियाओं द्वारा निम्नीकृत नहीं हो पाते, मतलब इनका अपघटन नहीं हो पाता, तो ये बड़े ही घातक होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, कांच है और इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं, इनके बारे में देखना है। इसके बाद प्रदूषकों का जो चौथा विभाजन है वो है उत्पत्ति के हिसाब से। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुए हैं या मानव निर्मित है, मतलब कृत्रिम है। तो कृत्रिम प्रदूषकों की यहाँ पे जो मात्रा है उसको देखेंगे और जो प्राकृतिक है उनको देखेंगे। इस हिसाब से 4 प्रणालियों के आधार पे या 4 मानदंडों के हिसाब से हम इनका वर्गीकरण करते हैं और वर्गीकरण करके हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रदूषक आखिर होते क्या है और कितने प्रकार के हैं। जब तक हम इनके प्रकारों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम इनके निपटान का उपाय नहीं कर सकते। तो आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। हमने बात की कि वर्गीकरण में सबसे पहला जो इसका प्रकार है वो है पर्यावरण में जारी होने के बाद ये जिस रूप में बने रहते हैं उसके हिसाब से इनका बंटवारा। तो उस हिसाब से इन्हें 2 भागों में बांटा गया। पर्यावरण में जब ये रिलीज होते हैं तो उसके बाद इनके 2 रूप होते हैं, एक तो प्राथमिक मतलब प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी मतलब यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी के रूप में इनका विभाजन होता है। हिंदी में कहें तो प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। जो प्राथमिक होते हैं वो कौन से होते हैं और जो द्वितीयक होते हैं वो कौन से होते हैं, आइए देख लेते हैं। ऐसे प्रदूषक जो अपने मूल स्वरूप में ही मतलब अपनी मूल संरचना में ही पर्यावरण में विद्यमान रहते हैं, पर्यावरण में बने रहते हैं, वो प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। मतलब यह अपना रूप नहीं बदलते, जिस रूप में है उसी अवस्था में ये पर्यावरण में बने रहते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रदूषक होते हैं, ऐसे जो पदार्थ होते हैं, उन्हें प्राथमिक प्रदूषक की संज्ञा दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये जिस रूप में उत्पादित होते हैं, मतलब जैसे इनका प्रोडक्शन हुआ है उसी रूप में बने रहते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट में आती हैं, यानी प्राथमिक प्रदूषकों की संज्ञा में आती हैं। यहाँ आप इन्हें देख सकते हैं, ये सब क्या है, ये प्राथमिक प्रदूषक हैं। चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो, वो सब इस प्रकार के। और इसके अलावा जो अधिकतर हाइड्रोकार्बन होते हैं वो, और जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो सभी, ये सब क्या है, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, मतलब प्राथमिक प्रदूषक है। ये जिस अवस्था में बने थे वैसे ही वायुमंडल में या वातावरण में मौजूद रहते हैं। और इनका जो सोर्स होता है या स्रोत होता है वो कई होता है। एक तो नेचुरल होता है यानी प्राकृतिक, ये वाला आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है। इसके अलावा ये गाड़ियों का धुआं आप देख रहे हैं, इससे भी इनका निर्माण होता है। फैक्ट्रियों के धुएं से भी इनका निर्माण होता है, फैक्ट्रियों के धुएं से भी ये बनते हैं। इस प्रकार के इनके सोर्स है। ये बात हो गई। और देखिए, ये तो प्राथमिक प्रदूषकों की चर्चा हो रही थी और इनके बारे में हम जान गए कि ये मूल स्वरूप में ही पर्यावरण में विद्यमान रहते हैं, जितने भी हैं। इसमें प्लास्टिक भी शामिल है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस प्रकार के जितने भी प्रदूषक आप यहाँ देख रहे हैं, ये बादल के रूप में दर्शाया गया है। तो इसमें जितने भी आ रहे हैं ये सब क्या है, प्राथमिक है। ये अपने मूल ढांचे में ही बने रहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि जब प्राथमिक इस प्रकार के हैं तो ये जो सेकेंडरी बगल में दिख रहे हैं ये असल में क्या है? तो स्वाभाविक है ये प्राथमिक वाले से ही बने हुए हैं, उन्हीं से विकसित हुए हैं। तो वैसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों की ही आपस में अंतर क्रिया के कारण निर्मित होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कितना सारा समूह है, कितने सारे पदार्थ यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी जब आपस में क्रिया शुरू हो जाती है, मतलब ये आपस में जुड़ने लगते हैं, संयोजन करने लगते हैं, तो उसका नतीजा होता है कि जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है वो बनते हैं। यहाँ पर जो प्राथमिक प्रदूषक है उन्हीं के संयोग से जो सेकेंडरी है उनका निर्माण होता है। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, देख रहे हैं। यहाँ पर जितने भी हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनकी आपस में जब अंतर क्रिया होगी, आपस में अभिक्रिया होनी शुरू हो जाएगी और नए यौगिकों का जब निर्माण होने लगेगा, तो वो जो नए प्रकार के यौगिक हैं वो कहलाएंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। जैसे कि यहाँ पर SO3 है, HNO3 है, H2SO4 है, इसके अलावा H2O2 है, O3 है। अच्छा देखिए, ओजोन भी यहाँ पर प्रदूषक के रूप में ही देखी गई है। O3 का मतलब क्या? ओजोन को हम जानते हैं कि यह पृथ्वी के रक्षा कवच के रूप में समताप मंडल में विद्यमान रहती है, लेकिन जब यह क्षोभ मंडल की निचली परत पर रहती है, क्षोभ मंडल की निचली परत मतलब क्या? हमारे आसपास का जो वातावरण है उसकी बात की जा रही है। सतह की जो सबसे पास वाली परत होती है उसी को हम क्षोभ मंडल की निचली परत कहते हैं।
तो अगर यहाँ पर ओजोन विद्यमान है तो वह प्रदूषक के रूप में रहेगी, वह प्रदूषण फैलाने का काम करेगी, वह प्रकृति का संरक्षण करने का काम नहीं करेगी। उसकी जो सही जगह है वो समताप मंडल है, वहाँ पर वो रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ जो ओजोन है उसको हम प्रदूषक के रूप में ही देखेंगे। इसके अलावा पैन है और NO3 है, SO4, यहाँ पर देखिए ये आयन है, NO3 माइनस और SO4 के ऊपर 2 माइनस, ये नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। तो इस प्रकार के जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है इनका निर्माण किससे हुआ है? इन प्राइमरी पॉल्यूटेंट से ही हुआ है, यानी प्राथमिक प्रदूषकों से ही हुआ है। इसमें कौन कौन से हैं? जैसे ओजोन है, इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड आप यहाँ देख रहे हैं H2SO4, ये क्या है? H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है। इस प्रकार के अनेकों पदार्थ हैं जो कि बनते हैं। तो सेकेंडरी और प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट थे उन्हें हम देख चुके हैं यहाँ पर, और इनके जो स्रोत हैं उनको भी देख चुके हैं। ये आप देख लीजिए, प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट थे यानी प्राथमिक प्रदूषक, उन्हीं से इनका निर्माण होता है, ये कहीं और से नहीं बनते हैं। तो नीचे वाले जितने भी जो सोर्सेस हैं आपको दिख रहे हैं, चाहे वो वॉल्केनो का हो मतलब ज्वालामुखी का हो, गाड़ियों का हो, या फैक्ट्री का धुआं हो, या जितने भी प्रकार के स्रोत आपको यहाँ नीचे वाले दिखाई दे रहे हैं, वो सब क्या बना रहे हैं? वो प्राथमिक प्रदूषकों को बना रहे हैं। और इन्हीं प्राथमिक प्रदूषकों के आपस में मित्रता से, मेल जोल से जो द्वितीयक है वो अपने आप बन जा रहे हैं। तो द्वितीयक प्रदूषकों को नीचे से कोई नहीं बना रहा है, वो इन्हीं प्राथमिक प्रदूषकों से ही बनते हैं। ये बातें यहाँ पर स्पष्ट होती हैं। इस चित्र को देखते हुए हम चलते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ आप द्वितीयक प्रदूषक को परिभाषा के रूप में भी देख सकते हैं। ये प्राथमिक प्रदूषकों के बीच परस्पर क्रिया द्वारा बनते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की जब आपस में क्रिया होती है, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो प्राइमरी है, मतलब प्राथमिक स्तर के प्रदूषक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी वही है। यहाँ पर आप इसे थोड़ा पीछे करके देख लीजिए, ये देखिए, अब ये स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर इन दोनों के सहयोग से क्या बनता है? इन दोनों के सहयोग से पैन का निर्माण होता है। पैन क्या है? तो ये एक संक्षिप्त नाम है, PAN। पैन का मतलब होता है पैरोक्सासिटाइल नाइट्रेट। पैन का मतलब है पैरोक्सासिटाइल नाइट्रेट, ये फुल फॉर्म है इसका। तो इस प्रकार के जो द्वितीयक प्रदूषक है उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ? जो प्राथमिक है उनके मिलने से, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। ये तो बात हुई द्वितीयक प्रदूषकों की। इसके बाद जो दूसरी इसकी वर्गीकरण की पद्धति है, उसमें प्रकृति में इनके अस्तित्व के हिसाब से इन्हें बांटा गया है। और इसमें दो प्रकार थे, एक तो मात्रात्मक प्रदूषक थे और दूसरे गुणात्मक प्रदूषक थे। जैसे कि जो मात्रात्मक हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन बाद में ये समय के हिसाब से प्रदूषक हो जाते हैं। और इनकी जब जो सांद्रता होती है, इनकी जो मात्रा होती है, घनत्व होता है, वो एक निश्चित स्तर से ज़्यादा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये प्रकृति में पहले से ही पाए जाते हैं, लेकिन तब प्रदूषक नहीं होते हैं, तब ये एक भागीदार पदार्थ के तौर पर पर्यावरण में योगदान देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि इनकी मात्रा अनियंत्रित हो जाती है, ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा जब बढ़ जाते हैं तो ये विनाशकारी बन जाते हैं, लाभकारी कम रह जाते हैं, और इस वजह से ये प्रदूषक कहलाते हैं। इसीलिए इनका नाम है मात्रात्मक प्रदूषक। इनकी मात्रा बढ़ जाती है इसलिए ये प्रदूषक कहलाते हैं। ज़्यादा मात्रा होने की वजह से ये प्रकृति को हानि पहुंचाने लगते हैं। अब ऐसे पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सभी पदार्थ आप देख रहे हैं जो यौगिक हैं। इन यौगिकों को आपने देखा, दोनों ही क्या हैं? यौगिक हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो। ये पहले से ही वायुमंडल में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नए आ गए हैं। लेकिन जब इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है और ये प्रकृति के जो नियमित चक्र है, जो उसकी साइकिल है, उसमें हस्तक्षेप करने लगते हैं और जो जीव जातियाँ हैं उनको नुकसान पहुँचाने लगते हैं, तो ये कहलाते हैं प्रदूषक, और इनका नाम होता है मात्रात्मक प्रदूषक। ये मात्रा में ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद दूसरे हैं गुणात्मक। इसी में तो गुणात्मक वाले जो है ये प्रकृति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते, इनकी जो उपस्थिति है वो प्राकृतिक रूप से नहीं होती, ये मानव निर्मित होते हैं, कृत्रिम होते हैं। मनुष्य इन्हें बनाता है और प्रकृति में फैला देता है, जैसे कि कवकनाशी, शाकनाशी, DDT, मतलब जितने भी कीटनाशक हैं वो सब इस रेंज में आते हैं। ये गुणात्मक प्रदूषक होते हैं, बनाए गए रहते हैं, अलग अलग रासायनिक संयोजनों से इनका निर्माण होता है। मनुष्य ही इन्हें बनाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बुद्धि मनुष्य के पास ही है, और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन फ़ायदा तो मनुष्य का होता है, लेकिन साथ में पर्यावरण का एक अच्छा खासा नुकसान होता है। और ये जो कीटनाशक पदार्थ हैं ये लंबे समय तक जो पर्यावरण के अलग अलग घटक हैं उनमें बने रहते हैं, और ये एक घातक बात होती है। लंबे समय तक जब ये उन पदार्थों में मौजूद रहते हैं, जो जैविक या अजैविक घटक हैं उनमें उपस्थित रहते हैं, तो ये लंबी अवधि तक प्रभाव भी डालते हैं। इनका जो प्रभाव होता है वो भी दीर्घकालिक होता है और काफ़ी विनाशकारी होता है।
तो ये कीटनाशक जो है ये मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, तो ये आते हैं गुणात्मक प्रदूषकों की श्रेणी में। इन्हें गुणात्मक प्रदूषकों की श्रेणी में रखा जाता है। तीसरे नंबर पर आते हैं निपटान की प्रकृति के आधार पर निर्धारित किए हुए वर्गीकरण। अब इसमें कौन कौन से प्रदूषक आते हैं? निपटान का मतलब क्या है? उनका निम्नीकरण कैसे किया जाए, उनका जो नियोजन है वो कैसे किया जाए, इस आधार पर उनका जब वर्गीकरण किया जाता है तो दो प्रकारों में हम प्रदूषकों को बांट कर देखते हैं। पहला जो प्रकार है वो है जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण प्रदूषक ये जैव निम्नीकृत होने में सक्षम होते हैं, इनका जो जैव निम्नीकरण है वो संभव होता है। और अजैव निम्नीकरण प्रदूषक या प्रदूषण ये दूसरे प्रकार है। ये ऐसे होते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा निम्नीकृत नहीं हो सकते। तो आइए इनकी परिभाषा देख लेते हैं। जैव निम्नीकरण प्रदूषक या प्रदूषण, इसमें क्या होता है? ये ऐसे अवशिष्ट उत्पाद होते हैं, मतलब ये अवशिष्ट तो होते ही हैं, तभी तो इनके निम्नीकरण की आवश्यकता होती है, लेकिन ये इस प्रकार के अवशिष्ट उत्पाद होते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीव कार्रवाई द्वारा विघटित किया जाता है। सूक्ष्म जीवों की इस पर अगर क्रिया करवाई जाए तो इनका अपघटन हो जाता है, जैसे कि सीवेज। सीवेज का जो जल होता है, वाहित मल जो उसमें होता है या जो जल होता है, उसका अगर जैव निम्नीकरण करवा दिया जाए तो वह नदियों में डालने के या गिराने के योग्य हो जाएगा और तब वो उस जल स्रोत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो सीवरों के जल का शोधन करना आवश्यक होता है। बिना शोधित किए अगर सीधे नदी में गिरा दिया जाए तो वर्तमान में जो हमारे देश की नदियों की दशा हुई है वैसी ही रहेगी और ज़्यादा बिगड़ेगी। तो इसलिए अब इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जो सीवर का जल है, आखिर में जो बेकार पानी है, जल निकासी की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। जो बड़े बड़े महानगर और शहर हैं, अगर वहाँ पर पानी की निकासी ना हो तो वो बिना बाढ़ के ही डूब जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सीवर के पानी में ही डूब कर मर जाएंगे, ये बड़ी बात है। तो ऐसे में उनका मतलब पानी की निकासी तो ज़रूरी ही है। जैसे जो समुद्र के किनारे वाले शहर हैं उनका पानी सीधे समुद्र में जाता है, सीवर वाला, और जो नदियों के किनारे हैं उनका पानी नदियों में जाता है, गंदा पानी होता है, और इसी वजह से समुद्र और नदियाँ प्रदूषित हो रहे हैं, ये बात आप जानते हैं। लेकिन इसका विकल्प क्या है? क्या पानी को गिरना ही रोक देना चाहिए? तो जो बचा हुआ अपशिष्ट पानी है वो जाएगा कहाँ? अलग अलग स्रोतों से जो मनुष्य के लिए बेकार हो चुका गंदा पानी है वो कहाँ निकलेगा? और निकलेगा नहीं तो वो जहाँ जाएगा वहाँ तबाही मचाएगा। तो ऐसे में उन्हें समुद्र में गिरा भी दिया जाए या नदियों में भेज भी दिया जाए और उन्हें नुकसान भी न पहुँचे, नदियाँ उससे प्रदूषित भी ना हो, इसके लिए किया जाता है ये काम। इसमें जैव निम्नीकरण करवाया जाता है। सीवर के पानी का जैव निम्नीकरण करा के प्लांट वहाँ लगे होते हैं नदी के किनारे, और उसके बाद जो नदियों में यहाँ पर रिफ्रेश किया हुआ पानी गिरता है, एक तरह से उसे प्यूरिफाई करके डाला जाता है, तो वो ऐसा जल होता है जो कि नदियों के पानी को नुकसान नहीं पहुँचाता। इस प्रकार की विधि होती है। इसमें सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है, जैव निम्नीकरण इनका किया जाता है। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं, मतलब जिनका ये क्रिया करना संभव होता है, जैव निम्नीकरण करना पॉसिबल होता है, वो इस श्रेणी में आते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका जैव निम्नीकरण संभव नहीं होता, तो उनको दूसरी वाली कैटेगरी में डाला जाता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं अजैव निम्नीकृत या निम्नीकरण प्रदूषक, ऐसे प्रदूषक जिनमें सूक्ष्म जीव कार्रवाई नहीं हो सकती, मतलब उसके द्वारा उनका विघटन संभव नहीं है। अब ऐसे पदार्थ कौन से हो सकते हैं? तो आप कुछ के नाम तो जानते ही हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक सबसे बड़ा इसमें है। इसके अलावा कांच है, कांच का भी जैव निम्नीकरण नहीं हो सकता। DDT और इसके अलावा भारी धातुओं के जो लवण हैं वो भी आते हैं, और रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ भी जैव निम्नीकृत नहीं हो सकते और ये बड़े ही घातक होते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को हमने देखा, ये सब प्रदूषक ही हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो है वो कम घातक है। कम घातक का मतलब क्या? जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित कर दिए जाएं वो कम घातक हैं, क्योंकि उनका निम्नीकरण संभव है, वो फिर से नष्ट करके खत्म किए जा सकते हैं। लेकिन असली जो विनाशकारी है वो ये वाले हैं, इनका संभव नहीं है। जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ ही है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ में से विकिरण हमेशा निकलता रहता है। उसका जो नाभिक है वो अस्थिर होता है, उसमें से जो अल्फा बीटा गामा तरंगे हैं वो लगातार उत्सर्जित होती हैं, और नाभिक का विघटन बहुत तेजी से होता है। नाभिक धीरे धीरे करके संक्षिप्त होता जाता है, उसका आकार सिकुड़ता जाता है, और अंत में जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं जब उनका समापन होता है, यानी उनमें रेडिएशन निकलने की भी एक अवधि होती है। ऐसा नहीं कि वो अपने जीवन काल के पूरे अनंत समय तक रेडिएशन उत्सर्जित करते रहें, ऐसा नहीं है। कुछ समय तक रेडिएशन उत्सर्जित करने के बाद वो लेड के नाभिक पर आकर स्थिर हो जाते हैं। लेड यानी Pb, तो Pb का जो परमाणु क्रमांक होता है वहाँ आकर ये स्थिर हो जाते हैं। वहाँ पर जो इनका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मतलब नाभिक, वो स्थिर अवस्था में आ जाता है और उससे विकिरण निकलना, जो बाहर की ओर तरंगे निकल रही थी वो निकलनी रुक जाती है। लेड मतलब सीसा, ये वाला सीसा जिसमें दोनों ही स जो हैं वो छोटे होते हैं। आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि मैगी में लेड की उपस्थिति है,
जो मैगी नूडल होता है उसमें सीसा पाया जाता है, और सीसा जो है वो मस्तिष्क की कोशिकाओं के लिए और पूरे शरीर की प्रणाली के लिए घातक होता है। तो ये सीसा जो होता है इसी के नाभिक में अंतिम में रेडियो एक्टिव पदार्थ बदल जाते हैं, और यह नाभिक जो है यह काफ़ी स्थिर होता है, इसे नष्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ इसीलिए अजैव निम्नीकृत होते हैं क्योंकि इनका विघटन बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर ये पूरी तरह से समाप्त भी हो चुके हैं, इनके अंदर रेडिएशन नहीं भी निकल रहा है, तो ये शीशे में कन्वर्ट हो गए हैं, यानी पीबी में बदल गए हैं। ये वाला शीशा नहीं, ये वाला शीशा जो है ये तो दर्पण होता है जिसमें आप अपना मुंह देखते हैं। ये किससे बनता है? ये सिलिकेट और सिलिका से बनता है, लेकिन इसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ दोनों ही स छोटे हैं और इसको हम कहते हैं सीसा। ये एक बहुत बड़ा प्रदूषक है, ये हमारे तंत्रिका तंत्र को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस रूप में रेडियो एक्टिव पदार्थ कन्वर्ट होकर सूक्ष्म जीवों के वश के नहीं रहते, वो अनियंत्रित हो जाते हैं और हमेशा प्रकृति में बने रहते हैं। तो ये बात हो गई, इस प्रकार के जो प्रदूषक हैं उन्हें हमने देखा। अब चौथे प्रकार को देख लेते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर, जो प्रदूषकों की उत्पत्ति है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो एक तो प्राकृतिक होते हैं, दूसरे मानव जनित होते हैं। प्राकृतिक में आप देख ही चुके हैं और मानव जनित आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार के प्रदूषकों में बांटा गया है। ये प्रदूषकों के हम प्रकार पढ़ रहे थे। प्रदूषण फैलाने वाले जो पदार्थ होते हैं वो कहलाते हैं प्रदूषक। अब उसमें भी कई वर्गीकृत यहाँ पर जोन है, क्षेत्र हैं। उन वर्गीकरणों को हम एक एक करके देख रहे थे। प्राकृतिक और मानव जनित दो प्रकार के प्रदूषकों को हमने सबसे अंत में देखा, जो कि उत्पत्ति के आधार पर था। अब यहाँ से हम प्रदूषण के जो अलग अलग प्रकार हैं उनको देखना आरंभ करेंगे। सबसे पहले देखेंगे वायु प्रदूषण और इसी क्रम में आगे चलेंगे। वायु प्रदूषण को देखने के बाद यहाँ देखिए सीसा भी मौजूद है। सीसा का उपयोग पेट्रोल, डीजल, लेड बैटरी, जो लेड बैटरी होती है उनमें भी होता है। इसके अलावा पेंट में इस्तेमाल होता है, हेयर डाई में होता है। ये तो बाहरी चीज़ें हैं। जब खाद्य पदार्थों में ये डाला जाने लगता है उन्हें ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए, तब ये ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि खाने के सामान के जरिए ये सीधा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इसके अलावा ओजोन है, जो क्षोभ मंडलीय ओजोन होती है वो प्रदूषकों की परिवार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड है, NOx, मतलब नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड हैं वो इस परिवार में आते हैं। निलंबित जो कण होते हैं यानी SPM जिन्हें कहा जाता है, ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को हम देख ही रहे हैं, धूम्र कोहरा बनाने में ये जिम्मेदार होती है। धूम्र कोहरा भी है। धूम्र कोहरा क्या है? ये द्वितीयक प्रदूषक है, ये प्राथमिक नहीं है। ये प्राथमिक प्रदूषकों के संयोजन से बनता है। तो इन्हीं सब के बारे में देखना है और उसके बाद तब हम जो वायु प्रदूषण है उसकी तरफ चलेंगे। यहाँ जो आप हेडिंग देख रहे हैं ना, वायु प्रदूषण, ये असल में वायु प्रदूषण के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन पहले हम क्या पढ़ेंगे? वायु प्रदूषकों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने प्रदूषण से पहले प्रदूषकों के बारे में पढ़ा है, वैसे ही पहले हम ये जानेंगे कि वायु प्रदूषक क्या होते हैं, तब असली टॉपिक पर आएंगे। और एकदम नीचे आप देखेंगे कि वायु प्रदूषण स्टार्ट होता है, मतलब वहाँ से उसके बारे में समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन पदार्थों को देखने जा रहे हैं जो कि यहाँ पर प्रदूषण फैलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो देख लीजिए, 4 विकासों के कारण जो वायु प्रदूषण का स्तर है वो लगातार और तेजी से बढ़ा है। अब ये 4 विकास कौन से हैं? वैसे तो हम जानते हैं कि मानव सभ्यता लगातार विकास कर रही है और विकास का जो पथ है वो इको फ्रेंडली नहीं है। अभी तक जो संरचना है विकास की, या जो ढांचा है, वह पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। हालांकि अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनकी बात चल रही है, लेकिन अभी उस पर पूरी तरह अमल नहीं हो पाया है। तो अभी तक का जो विकास का ढांचा है वो असल में विनाश का ढांचा है। तो उसमें 4 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से वायु प्रदूषण फैलता है। कौन कौन से हैं? एक तो यातायात में वृद्धि है, ये सबसे पहला कारण है। जितने भी गाड़ी मोटर है उनका धुआं यहाँ पर प्रदूषण फैलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। इसके बाद शहरीकरण जो बढ़ रहा है, शहरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वो भी उत्तरदायी है। तेजी से आर्थिक विकास हो रहा है, ये जो आर्थिक विकास है ये औद्योगिक विकास को निमंत्रण देता है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी देश की आर्थिक स्थिति जितनी मजबूत होगी, वहाँ पर जो औद्योगिकीकरण है वो उतना ही ज़्यादा होगा, उतनी ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी और देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के जो प्रयास है वो उद्योगों के माध्यम से किए जाएंगे। तो ये दोनों ही जुड़कर आपस में वायु प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। तो वायु प्रदूषण फैलने के जो कारक हैं उन्हें यहाँ बताया हुआ है। अब यहाँ हानिकारक पदार्थों के निर्वहन द्वारा हवा का संदूषण होता है, मतलब जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होते हैं और इससे हवा प्रदूषित होती है। ये तो प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर जो वायु प्रदूषक हैं, मतलब जिनका जिक्र है, वो कौन कौन से हैं और उनके स्रोत क्या हैं, ये देखना है। तो इसमें सबसे पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे कि हम CO से व्यक्त करते हैं। ये एक प्रकार की जहरीली गैस है।
कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली होती है। यह जब हमारे रक्त में प्रवेश करती है, मतलब हमारे फेफड़े में जाती है और फेफड़े के माध्यम से रक्त में घुलती है, तो ये रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को अवरुद्ध कर देती है। और आपने देखा है कि ये हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करती है और हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक नया पदार्थ बना देती है और यह स्थिति घातक होती है। हमारा जो रक्त होता है वो शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह के लिए जाना जाता है। रक्त के द्वारा पूरे शरीर में अलग अलग हिस्सों में कोने कोने में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, तो उसको ये बाधित करने का काम करती है। और ऑक्सीजन अगर हमारे शरीर को नहीं मिल पाएगी तो शरीर मरने लगेगा और अंततः मृत्यु हो जाएगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी विषैली होती है, इस मामले में काफ़ी खतरनाक होती है। यह रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, मतलब इसका न तो कोई रंग होता है न ही कोई महक होती है। और यह पेट्रोल, डीजल और लकड़ी, इस तरह के जितने भी कार्बन आधारित ईंधन हैं जिनमें कार्बन की उपस्थिति होती है, उनके अधूरे दहन से पैदा होती है। अगर पूरा जला दिया जाए तो इसकी उपस्थिति नहीं रहेगी या कम रहेगी, लेकिन जब आधे अधूरे मात्रा में ये जलते हैं तो ये गैस उत्पन्न होती है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का जन्म होता है। कहाँ से होता है? जो कार्बन प्रधान ईंधन है उनके द्वारा। जितने भी जीवाश्म ईंधन होते हैं उनमें कार्बन अनिवार्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा लकड़ी या इस प्रकार के जो वनस्पति उत्पाद हैं इनमें भी कार्बन होता है। तो यहाँ जो कार्बन के स्रोत हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड को भी पैदा करते हैं। यहाँ हम पढ़ रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। यहाँ पर कार्बन की भी मात्रा 1 है और ऑक्सीजन की भी मात्रा 1 है। ये यौगिक है। यौगिक में एक निश्चित मात्रा में 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाया जाता है। तो आइए अब यहाँ देखते हैं आगे इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो यह प्राकृतिक और सिगरेट जैसे सिंथेटिक उत्पादों के दहन से भी उत्पन्न होती है। मतलब जो प्राकृतिक उत्पाद हैं उनमें भी कार्बन पाया जाता है, ये बात हम जानते हैं। प्रकृति में किसी न किसी रूप में कार्बन हर जगह है, ये बात हम देख ही चुके हैं। तो प्राकृतिक रूप से ये जो उत्पाद होते हैं उनमें पाई जाती है। और इसके अलावा जो सिगरेट है उसके भी जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। सिगरेट का धुआं कितना विषैला हो सकता है, कितना हानिकारक हो सकता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति पाई जाती है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति यहाँ पर होती है। यह हमारे शरीर में रक्त में प्रवेश करने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देती है। इससे पहले आपने देखा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का ये पदार्थ बनाती है, यौगिक बनाती है, और इससे जो ऑक्सीजन का प्रवाह है वो अवरुद्ध हो जाता है। और ऑक्सीजन की जो गति है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है, वो अगर हमारे शरीर में कम होने लगेगी तो हमारी जो चेतना है वो गायब होने लगेगी। मतलब हमारी जो सजगता है, जो हमारा होश हवास है, वो गायब होने लगेगा और हम बेहोश होने लगेंगे। मतलब हमारे ऊपर जो अचेत अवस्था है वो छाने लगेगी। तो ऐसा ही होता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति वातावरण में ज़्यादा हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोयले की एक अंगीठी है, एक भट्टी है, उसको आप एक बंद कमरे में रख लीजिए और कहीं से भी धुआं निकलने का बहुत अच्छा स्रोत ना हो। ये ऐसा नहीं है कि धुआं पूरा भर ही जाए, लेकिन धुआं निकलने का बढ़िया स्रोत ना हो तो वो जानलेवा सिद्ध हो जाता है। क्योंकि कोयले के दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और मनुष्य अगर उस हवा में सांस ले तो अगले दिन वो सुबह उठ नहीं पाएगा, वहीं पर मर जाएगा, सोए सोए ही बेहोशी की हालत में पहले पहुंचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रवाह अवरुद्ध होगा। और दिमाग को जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो दिमाग जो है वो गहरी बेहोशी में डूब जाएगा और उसके बाद वैसे ही मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी वहाँ पर हो जाती है। तो ये खतरनाक अवस्था होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा हानिकारक होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड। और कम मात्रा में अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमें मिलती है तो ये भ्रमित कर देती है, हेलुसिनेशन की जो स्थिति होती है वो ले आ देती है और नींद आने लगती है, सिर भारी हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण वाले एरिया में अगर आप गुजरिए और वहाँ के धुएं के संपर्क में आइए तो आपका दिमाग जो है वो भारी हो जाएगा। मतलब ऐसा लगेगा कि सिर में भारीपन उत्पन्न हो गया है। तो उसके पीछे यही जिम्मेदार होती है। वो बहुत कम मात्रा में आप तक पहुँचती है तब ऐसा असर डालती है, जब भरपूर मात्रा में पहुँचेगी तो वो मृत्युकारक हो सकती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को आप देख लीजिए, जिसका कि सूत्र होता है CO2। यहाँ पर एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। यह भी कार्बन और ऑक्सीजन से बनने वाला यौगिक है। अंतर क्या है दोनों में, कार्बन मोनोऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में? वहाँ पर एक ही ऑक्सीजन थी, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। अब इसके बाद ये ग्रीन हाउस गैस में सबसे सर्वोपरि है। यह वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है। मतलब यह तापमान को धारण करने की क्षमता रखती है, गर्मी को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और यह गर्मी बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होती है। इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस में शामिल किया गया है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। इसके बारे में आपने सुना होगा, यह ओजोन परत के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, यह नुकसानदेह होता है।
अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, C फॉर क्लोरो, F फॉर फ्लोरो और फिर C फॉर कार्बन, तो इससे बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब गैसें जो मुख्य रूप से एयर कंडीशनिंग सिस्टम और प्रशीतन से जारी की जाती है। प्रशीतन का मतलब समझ रहे हैं? आपके घर में, आप सभी के घर में प्रशीतक होते हैं। प्रशीतकों का इस्तेमाल आप सभी लोग करते हैं और गर्मी के मौसम में तो बहुत ज़्यादा करते हैं। अब आप सोचिए वो क्या चीज़ है। तो प्रशीतक का मतलब है आपका फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर, तो उसी की बात की जा रही है। प्रशीतक जो है वो शुद्ध हिंदी है। अपने दैनिक जीवन में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनकी हिंदी हमें पता नहीं होती, और हिंदी इतनी आश्चर्यजनक होती है जिन्हें सुनने के बाद हंसी ही आती है, वो विचित्र लगता है सुनने में। तो यहाँ भी वही बात है। तो ये प्रशीतन क्या है? ये रेफ्रिजरेशन की ही प्रक्रिया है। मतलब जो फ्रिज के अंदर प्रोसेस चलता है उससे भी जो गैसें निकलती हैं वो हमारी ओजोन परत के लिए नुकसानदेह होती हैं, और वहाँ जो उत्सर्जन होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही होता है। एयर कंडीशन का जो सिस्टम होता है, जो AC होते हैं हमारे घरों में, वहाँ से जो गैसें उत्सर्जित होती हैं और जो फ्रिज से निकलने वाली गैसें होती हैं वो इसके जन्म के लिए उत्तरदायी होती हैं। और हवा में छोड़े जाने पर, हवा में जब ये विसर्जित होती हैं तो CFC समताप मंडल की ओर बढ़ता है। इसकी जो बढ़त है वो किधर होती है? समताप मंडल की ओर होती है, और समताप मंडल में ओजोन रहती है, ये बात आप जानते हैं। ओजोन की परत वहीं पाई जाती है, और यहाँ ये कुछ अन्य गैसों के साथ संपर्क में आते हैं, और अन्य गैसों के साथ मिलकर ये ओजोन परत को नष्ट करने का काम शुरू कर देते हैं। वहाँ जो ओजोन रहती है उसको खाने लगते हैं, उसे नष्ट करने लगते हैं, और पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाने वाला जो ये खोल है, ये कवच है, ये धीरे धीरे पतला होने लगता है, और पतला होने के बाद इसमें जगह जगह से छेद बनने लगते हैं। हालांकि अभी हमने जो पीछे वाले रिसर्च हैं और इससे पहले जो शोध हुए थे उसमें पाया कि ओजोन परत का जो छेद था वो धीरे धीरे छोटा हो रहा है, कुछ छोटा हुआ है, आकार उसका कम हुआ है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं हो गया है कि खुशी मनानी चाहिए। ओजोन परत में जो छिद्र हुआ है वो सब इन्हीं क्रियाकलापों से हुआ है, और इसका सीधा नतीजा है वैश्विक ऊष्मन। जो वायुमंडलीय ऊष्मा है, जो वायुमंडलीय गर्मी है, वो तेजी से बढ़ेगी, और उसका परिणाम क्या होगा? जो ग्लेशियर वाले क्षेत्र है वहाँ पर पिघलने की क्रिया आरंभ होगी, जो बर्फ है वो पिघल कर पानी बनने लगेगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और जल स्तर बढ़ने से सब लोग डूब कर मरेंगे, ये बात है। इसके अलावा जलवायु में तेजी से परिवर्तन आएंगे और तरह तरह के रोग भी फैलेंगे। अलग अलग जो पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से होने वाले रोग हैं वो यहाँ पर फैलने लगेंगे। तो ओजोन परत का होना अनिवार्य है, आवश्यक है। उस ओजोन परत को ये CFC खा जाता है, नष्ट कर देता है। इसलिए अब CFC के प्रयोग पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। इसके बाद जो अगला पदार्थ है प्रदूषक के रूप में वो है सीसा। सीसा के बारे में हमने देखा, इसका जो प्रतीक होता है वो होता है Pb, इसे प्लम्बम कहा जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो प्लम्बम है। इसे आमतौर पर लेड कहा जाता है और प्रचलित भाषा में हम इसे सीसा कहते हैं। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? तो पेट्रोल, डीजल, इसके अलावा बैटरी बनाने में, पेंट बनाने में, और डाई उत्पाद जो होते हैं, हेयर डाई जो सिर में लगाने वाला कलर होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। कलर को स्थायी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यह जो सीसा है यह ईंधन और रंगों में तो ठीक है, लेकिन अगर भोज्य पदार्थों में या मानव शरीर के संपर्क में आए तो ये बड़ा ही घातक होता है। क्यों घातक होता है? क्योंकि यह जो तंत्रिका तंत्र है उसको नुकसान पहुंचाता है, और जो हमारा तंत्रिका तंत्र है अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाए तो पूरा शरीर बेकार हो जाएगा। इस वजह से ये काफ़ी घातक होता है। बच्चों को ये ज़्यादा प्रभावित करता है क्योंकि उनका जो पूरा सिस्टम होता है वो अभी इतना प्रतिरोधक क्षमता से परिपूर्ण नहीं होता, विकसित नहीं होता। उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो इतनी प्रबल नहीं होती, और कुछ मामलों में ये कैंसर का भी कारण बनता है। जो कैंसर की गतिविधियाँ होती हैं, शरीर के अलग अलग हिस्सों में कैंसर की कोशिकाओं का विकास हो जाता है, उसमें लेड भी कहीं ना कहीं उत्तरदायी होता है, और ये पाचन को भी प्रभावित करता है। तो आप सोचिए हम लोग कितना मैगी नूडल ऐसे ही खा जाते हैं। मैगी के बिना कुछ लोगों का तो नाश्ता ही नहीं होता, और उसमें भी लेड पाया जाता है। अभी हाल में कुछ समय पहले एक बड़ा बवाल खड़ा हुआ था कि उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट जैसी जो चीज़ें हैं वो मिलाई जाती हैं स्वाद बढ़ाने के लिए उसके टेस्ट मेकर में, और उसमें लेड की उपस्थिति होती है, और एक खतरनाक स्तर से ज़्यादा का लेड उसमें मिलाया जाता है। सीमित मात्रा में लेड किसी खाद्य पदार्थ को स्वादिष्ट बनाने के लिए मिलाते हैं, उसका स्वाद बढ़ाने के लिए, लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में मिलाया जाता है, मतलब जितना मानक है उससे कहीं ज़्यादा या कई गुना ज़्यादा, तब वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन मैगी में वो सब था, उस पर रोक भी लगी थी और रोक हट भी गई। अभी भी वो चीज़ें उसमें हैं, लेकिन लोग उसे खा रहे हैं, आँख बंद करके खा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, हमारे एकदम मनपसंद होती हैं, वो असल में हमारे लिए जानलेवा होती हैं और धीमा नुकसान होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन 2 पैकेट मैगी ले आकर बना ली और उसे खा लिया
तो लेड के जितने भी प्रदूषक तत्व हैं वो आपके अंदर पहुंच गए और अगले दिन आप बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें, सिर्फ मैगी ही नहीं, बहुत सारे ऐसे जो पैकेट बंद पदार्थ होते हैं उनमें ये चीज़ पाई जाती है, तो अगर आप इनका लंबे समय तक लगातार उपयोग कर रहे हैं तो ये हानिकारक होते हैं। और हानिकारक होने का जो सबसे बड़ा कारण है उसमें एक ये भी है जिसे कि हम लेड के नाम से जानते हैं, और बच्चे ज़्यादातर इसका सेवन करते हैं, बच्चे के अलावा बड़े भी करते हैं। सीसा के बाद हम देखते हैं ओजोन को। हालांकि हमने देखा कि ओजोन जो है वो समताप मंडल में हमारा रक्षा कवच बनकर खड़ी रहती है। जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उन्हें वही रोक कर रखती है। लेकिन यहाँ पर ओजोन प्रदूषक के रूप में भी आती है, मतलब प्रदूषक की भूमिका भी निभाती है। क्यों? क्योंकि इसकी उपस्थिति कहाँ है इस बात पर इसकी गुणवत्ता निर्भर करेगी। अगर ये निचली परत में है, वायुमंडल की निचली परतों में है, मतलब क्षोभ मंडल के नीचे वाले हिस्से में मौजूद है, तो वहाँ ये विनाशकारी है, नुकसानदेह है। और अगर ये समताप मंडल में उपस्थित है तो वहाँ ये लाभदायक है। कैसे? तो देखिए, वायुमंडल की ऊपरी परतों में ये प्राकृतिक रूप से होती है, वहाँ ये प्रकृति द्वारा बनाई गई रहती है, निर्मित होती है, वहाँ ये खोल के रूप में पृथ्वी के चारों ओर कवच बनाती है। लेकिन जमीनी स्तर पर यानी क्षोभ मंडल के निचले स्तर पर यह अत्यधिक विषैले प्रभावों वाला प्रदूषक होता है। इसके जो प्रभाव होते हैं वो काफ़ी टॉक्सिस होते हैं, यानी विषैले होते हैं। ये विषैली हो जाती है। क्यों? क्योंकि इससे आंखों में खुजली उत्पन्न होती है, जलन और पानी उत्पन्न होता है। ज़्यादा प्रदूषण वाले क्षेत्र में ऐसी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं, तो उसके पीछे ये ओजोन ही उत्तरदायी होती है। और यह ठंड और निमोनिया के प्रति हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती है। ठंड झेलने की हमारी क्षमता कम हो जाती है और निमोनिया के प्रति जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमज़ोर हो जाता है। निमोनिया एक फेफड़ों की बीमारी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे श्वसन तंत्र को बुरी तरह से प्रभावित करती है। हमारी जो सांस लेने की प्रणाली है, चाहे वो फेफड़े हो या श्वास नलिका हो, जितना भी सिस्टम हमारे श्वसन तंत्र से जुड़ा हुआ है, उन सबको ये प्रभावित करती है और विषैली होती है। और इसका उत्सर्जन कहाँ से होता है? जमीनी स्तर पर अगर हम ओजोन की बात करें, जो प्राकृतिक है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ नुकसानदेह है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वाहन और उद्योग वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ से इनका उत्सर्जन होता है। और जमीनी स्तर के ओजोन उत्सर्जन, मतलब ये जो दोनों चीज़ हैं, वाहन और उद्योग, जो गाड़ी मोटर होते हैं उनका धुआं और उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं है, उससे बनती है ओजोन। और ओजोन क्या है? ये एक द्वितीयक प्रदूषक है, मतलब ये प्राथमिक प्रदूषकों से ही निर्मित होता है। तो गाड़ियों और फैक्ट्रियों के धुएं से पहले प्राइमरी पॉल्यूटेंट बनते हैं, यानी प्राथमिक प्रदूषक बनते हैं, और उससे फिर से ओजोन का निर्माण होता है। उनके आपस में संयोजन से ये बनती है। और अगर ये क्षोभ मंडल की निचली परत पर पाई जा रही है तो ये विनाशकारी है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, जिन्हें आप NOx के रूप में देख रहे हैं। यक्स का मतलब क्या है? वहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है ये निश्चित करना है। तो नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड होते हैं, और ये किस चीज़ का कारण बनते हैं? तो ये स्मॉग बनाते हैं, जो प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा होता है उसका निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो अम्ल वर्षा होती है उसके लिए भी ये उत्तरदायी होते हैं। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल वर्षा कराने के लिए भी उत्तरदायी होते हैं, और इसके अलावा स्मॉग को भी बनाते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड बच्चों को सर्दी में सांस की बीमारियों के प्रति संवेदनशील बना देते हैं, सेंसिटिव बना देते हैं, मतलब सांस की बीमारियों को उपजाने में भी ये काफ़ी आगे रहते हैं। तो सांस से संबंधित जो बीमारियां हैं, यानी श्वसन प्रणाली से संबंधित जो रोग हैं, वो इन प्रदूषकों के माध्यम से होते हैं। इससे पहले हमने ओजोन के संदर्भ में भी देखा है और अब नाइट्रोजन ऑक्साइड के मामले में भी देख रहे हैं। चूंकि वायु प्रदूषण पूरा ही वायु से जुड़ा हुआ है और वायु का संबंध सीधा हमारे श्वसन तंत्र से है, क्योंकि सांस जब हम खींचते हैं तो उसमें जो वायु है बाहर की, वायुमंडल की, वो हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है। इस प्रकार की चीज़ें हम देखते हैं। तो जितनी भी वायु में घुले हुए प्रदूषक पदार्थ होंगे वो हमारे शरीर के अंदर फेफड़ों में पहुंचेंगे, और सबसे पहले नुकसान किसको पहुंचाएंगे? जो फेफड़े और जो श्वास तंत्र है उसी को पहुंचाएंगे। तो इसलिए जितने भी प्रदूषक है ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। बच्चों और बूढ़ों पर ज़्यादा असर डालते हैं, क्योंकि दोनों की प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है। अब देखिए, यहाँ पर जो निलंबित कणकीय द्रव्य है यानी SPM, इसकी बात अगर करें तो धुएं, धूल और वाष्प के रूप में यह हवा में ठोस पदार्थों के रूप में मौजूद होते हैं। यह धुएं के रूप में हो सकते हैं, धूल के रूप में हो सकते हैं, या फिर वाष्प के रूप में हो सकते हैं। और यह लंबे समय के लिए वातावरण में रह सकते हैं, निलंबित रह सकते हैं, मतलब लटके हुए रह सकते हैं। वायुमंडल में ये इधर से उधर निलंबित रहते हैं, मतलब लटकी हुई अवस्था में रहते हैं। ये नीचे बैठते भी नहीं हैं, हवा में उड़ते रहते हैं। और ऐसे भी ये ज़्यादा विनाशकारी होते हैं, क्योंकि लंबे समय तक अगर ये वायुमंडल में बने हैं तो इनके हमारे शरीर में प्रवेश करने का खतरा ज़्यादा होता है।
सांस लेते समय इनका जो कणिकीय द्रव्य है वो हमारे फेफड़ों में चला जाता है और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, सांस की समस्या होती है, मतलब सांस लेने से संबंधित जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने आती हैं। तो ये भी जो है ये श्वसन तंत्र के लिए घातक है। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड को आप देख लीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, यह सल्फर और ऑक्सीजन से बनने वाला एक यौगिक है जो कि एक गैस है। अब देखिए, कोयले को जलाने से यह पैदा होने वाली गैस है। कोयले को अगर हम जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और इस प्रकार की जो क्रिया है वो कहाँ पर होती है? ये थर्मल पावर प्लांट में होती है। यहाँ आप इसे देख सकते हैं। कोयले को जलाने से इस प्रकार का धुआं उत्पन्न होता है, चिमनियों के द्वारा निकलता है और इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बड़े पैमाने पर उत्सर्जित होती है। SO2 का उत्सर्जन होता है और भी अनेकों गैसें निकलती हैं जिसमें से कि एक ये भी होती है और निश्चित रूप से ये हवा के लिए और वायुमंडल के लिए हानिकारक है। और अगर वायुमंडल के लिए हानिकारक है तो हर जीव जाति के लिए नुकसानदेह है। इसमें जो संयोजन होता है वो सल्फर का होता है और ऑक्सीजन का होता है। ये एक यौगिक है। अब चलते हैं आगे। अब कुछ औद्योगिक क्रियाएं हैं, औद्योगिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि कागज का उत्पादन है। कागज उद्योग में धातुओं को गलाने में जो मेटलर्जी होती है, धातु कर्म होता है उसमें। इसके अलावा इस तरह के जितने भी उत्पादन के क्षेत्र होते हैं, मतलब औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता ही होता है। मतलब ये उद्योगों से निकलने वाला एक अपशिष्ट है, गैसीय अपशिष्ट है जो कि पर्यावरण के लिए और मानव जाति के लिए हानिकारक है। और मानव जाति ही क्यों, जितने जीव हैं सभी के लिए हानिकारक है। इससे स्मॉग बनता है। स्मॉग यानी वही धूम्र कोहरा। और अम्लीय वर्षा होती है। एसिड रेन के लिए भी ये उत्तरदायी है। सल्फर डाइऑक्साइड से फेफड़े के रोग हो सकते हैं और फेफड़े के ही नहीं बहुत तरह के रोग होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो प्रभावित होने वाला अंग है वो फेफड़ा है। फेफड़ा इससे सबसे पहले प्रभावित होता है। इसके बाद अगले नंबर पर आता है धूम्र कोहरा। ये जो धूम्र कोहरा है या धूम कोहरा इसे आप देख रहे हैं, यह कोहरे और धुआं, मतलब कोहरा और धुआं दोनों के मिलने से बनता है। कोहरे और धुएं का ये संयोजन है, इसीलिए इसे कहते हैं धूम्र कोहरा। धुएं को शुद्ध हिंदी में कहते हैं धूम्र और कोहरा आप जानते ही हैं। और इसे सम्मिलित रूप में हम कहते हैं स्मॉग। इस तरह से हम देखते हैं तो स्मॉग क्यों कहते हैं? स्मॉग कहने का मतलब है कि यहाँ पर फॉग भी होता है और स्मोक भी होता है। स्मोक मतलब धुआं और फॉग मतलब कोहरा, तो धुआं और कोहरा यहाँ पर मिल जाते हैं। अब देखिए, स्मॉग कोहरे की ही एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कालिख या धुआं होता है। कोहरा आपने देखा है, कोहरा सफेद होता है, आर पार उसमें भी कुछ नहीं दिखता। लेकिन ये कोहरा जो है, जो धूम्र कोहरा है, ये धुएं वाले मटमैलेपन को लिए हुए होता है। जाड़े के मौसम में जो कोहरा पड़ता है उसको हम देखते हैं, एक सफेद चादर सी बीच में खड़ी हो जाती है, कुछ दूरी की चीजें दिखाई देनी बंद हो जाती है, जो दृश्यता है वो काफी कम हो जाती है। इस तरह की चीजें होती हैं, तो दिक्कत तो उसमें भी होती है, लेकिन वो घातक नहीं होता। और ये वाला जो कोहरा है ये प्रदूषण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। इसमें धुआं जो है ये कोहरे का रूप ले लेता है, मतलब कोहरे और धुएं का आपस में मिश्रण हो जाता है। इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो ये कालिख युक्त धुआं होता है, ये बड़ा ही हानिकारक होता है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंच ही नहीं पाती और आसपास की जो चीजें हैं वो भी दिखाई देनी बंद हो जाती हैं। चारों तरफ मटमैला कोहरा छा जाता है। अब प्रकाश रासायनिक जो धूम्र कोहरा है यानी फोटोकेमिकल स्मॉग है, इसका प्राथमिक घटक ओजोन होता है। इसमें अगर प्राइमरी पॉल्यूटेंट के तौर पर देखें तो ओजोन है। ओजोन हालांकि खुद ही द्वितीयक प्रदूषक के रूप में आता है, लेकिन इसको बनाने वाले पदार्थों में वो सबसे प्रमुख रूप में देखा जाता है। ओजोन की हम बात कर रहे हैं। वैसे तो ओजोन हमारे लिए कुछ मायनों में लाभकारी था, लेकिन जब क्षोभ मंडलीय सीमा में ये पाया जाता है तो ये नुकसान करता है। इसका एक नमूना हम यहाँ देख रहे हैं। अब देखिए, यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिया है, जैसे कि ओजोन है। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं ओजोन है, हाइड्रोकार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सूर्य के प्रकाश का संयोजन है। इन सब के मिलने से एक जटिल प्रक्रिया होती है और उससे बनता है ये धूम्र कोहरा। धूम्र कोहरे का निर्माण इस प्रकार से होता है। इसमें ओजोन होती है, हाइड्रोकार्बन के कण होते हैं, नाइट्रोजन होती है, मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो इसमें मिले होते हैं, और सूर्य का प्रकाश भी इसको चाहिए। जब सूर्य का प्रकाश इसमें मिलता है तब बनती है प्रकाश रासायनिक धूम्र या प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा। तो ये सब चीजें हैं और बड़ी ही जटिल प्रक्रिया होती है। ये एक नई चीज सामने आई है, इससे पहले इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन इधर कुछ वर्षों में ये ज्यादातर प्रत्यक्ष हुई है, दिखाई देने लगी है अपने देश में। इस साल तो लॉकडाउन वाला सिस्टम चल रहा है तो आसमान काफी हद तक साफ हो गया है, लेकिन कितने समय तक साफ रहेगा? आवागमन जो है वो जैसे ही स्टार्ट होगा फिर ये स्थिति पैदा होगी, और ऐसी स्थिति ज्यादातर जो जाड़े का मौसम होता है उसमें दिखाई देती है। इसके पीछे कई कारण उत्तरदायी होते हैं।
और यह तब बनता है जब गैसोलीन या डीजल से चलने वाले वाहनों और तेल आधारित जो विलायक से निकलने वाले प्रदूषक हैं वह गर्मी और धूप के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। गर्मी और धूप के साथ उनकी प्रतिक्रिया होती है, इस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये गर्मी के मौसम में भी दिखता है और सर्दी के मौसम में भी दिखता है। लेकिन सर्दी के मौसम वाला स्थायी क्यों हो जाता है? क्योंकि उस समय वायुमंडल में आर्द्रता कम हो जाती है और वायुमंडलीय जो दबाव है वो बहुत स्थिर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में हवा का परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसलिए लोग उम्मीद करते हैं कि बारिश हो जाए। बारिश हो जाने से आसमान साफ हो जाएगा, जितना भी पर्टिकुलेट मैटर ऊपर घूम रहा है वो नीचे बैठ जाएगा, कार्बन के जो कण हैं वो वहाँ से वायुमंडल से हट जाएंगे, तो इसमें कुछ कमी आ जाएगी या हवा ही बदल जाए। अगर तेज वेग से हवा चलेगी तो ये जो प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा है ये खत्म हो सकता है। लेकिन ये जो सर्दी का मौसम होता है इसमें ये दोनों ही क्रियाएं बहुत कम ही होती हैं। हवा वाली क्रिया होती है लेकिन जब तक ये नहीं होती तब तक ये स्थायी बना रहता है। इसके बाद जैव ईंधन से 4 सबसे गंभीर प्रदूषक निकलते हैं। जो जैव ईंधन होता है यानी जीवाश्म ईंधन होता है उसकी बात की जा रही है, मतलब जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। इससे कौन से प्रदूषक निकलते हैं इसकी बात की जा रही है। तो देखिए, कणकीय प्रदूषक है, मतलब जो कण होते हैं छोटे छोटे कार्बन के वो है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड है ही है। इसके अलावा पॉलीसाइक्लिक जो कार्बनिक पदार्थ है वो है और फॉर्मेल्डिहाइड है। ये सब जो प्रदूषक है ये बाहर निकलते हैं और ये बड़े ही घातक होते हैं। ये सब कहाँ से निकलते हैं? जैव ईंधन से निकलते हैं, जिन्हें कि हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और जीवाश्म ईंधन किसका नाम है? फॉसिल फ्यूल। हम पेट्रोलियम को कहते हैं। पेट्रोलियम से जितने भी पदार्थ निकलते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, इस तरह की जितनी भी चीज़ें, तो इससे निकलने वाले जो प्रदूषक हैं उन्हें हमने देखा। और ये वायु प्रदूषण में अच्छा खासा जो योगदान है उसको करते हैं। यहाँ तक हमने प्रदूषकों के बारे में देखा है। और ये सभी प्रदूषक कैसे हैं? ये वायु प्रदूषक हैं, वायु में प्रदूषण फैलाते हैं। प्रदूषकों पे जो चर्चा है वो यहीं रुकती नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें देखनी बाकी है। तो वायु प्रदूषण के बारे में देखना है और कुछ और प्रदूषकों पर चर्चा करनी बाकी है, जो कि अगले वीडियो लेक्चर में होगी। इसमें इतना ही। इसमें हमने वायु प्रदूषण के बारे में कुछ जाना, कुछ चित्रों के माध्यम से उसे समझने का प्रयास किया, कुछ प्रदूषकों के बारे में भी जानकारी हासिल की, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। इसमें इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।